हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चों, कल की क्लास में हमने बीज उपचार पढ़ा था। बीज उपचार क्या होता है और बीज उपचार क्यों आवश्यक होता है और बीज उपचार की कौन कौन सी विधियां होती हैं, और इसके साथ साथ ही बीज उपचार करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फसल चक्र और फसल चयन। ठीक है, फसल चक्र एवं फसल चयन से भूमि उर्वरता कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो फसल चयन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के सेकंड यूनिट से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ठीक है, तो फसल चक्र और फसल चयन दोनों से ही भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को शस्य आवर्तन या फिर शस्य चक्र या फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र क्या होता है बच्चों? विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को शस्य आवर्तन या शस्य चक्र या फिर फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना होता है। यानी कि एक वर्ष में एक या दो से अधिक फसलों को एक के बाद एक योजना बनाकर उगाना। तो बच्चों, फसल चक्र में एक वर्ष के अंदर एक खेत में दो से अधिक फसलों को एक के बाद एक योजना बनाकर उगाना, ये फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो फसल चक्र के लिए हमें किस प्रकार फसलों का चयन करना चाहिए, ये भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों, फसल चक्र को कुछ कारक भी होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, तो मुख्य जो कारक होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक होता है फसल चक्र को प्रभावित करने वाला जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, जलवायु के मुख्य कारक तापक्रम, वर्षा, वायु एवं नमी है। यही कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिससे फसल चक्र भी प्रभावित होता है। और जलवायु के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, जैसे कि रबी, खरीफ, जायद की फसलें। ठीक है बच्चों, तो सेकंड कारक होता है भूमि संबंधी कारक। भूमि संबंधी कारकों में भूमि की किस्म, मृदा उर्वरता, मृदा प्रतिक्रिया, जल निकास, मृदा की भौतिक दशा आदि आते हैं। ये सभी कारक फसल की उपज पे गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो फसल चक्र को तीसरा जो कारक प्रभावित करता है वो होता है सिंचाई के साधन। ठीक है, सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार ही फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिसमें जल की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि धान की फसल हो गई, इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो कम सिंचाई में भी हो जाती है। तो ये हमने पढ़े फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें जलवायु संबंधी कारक भी आ गए, भूमि संबंधी कारक आ गए। ठीक है, और सिंचाई संबंधी कारक भी आ गए। ठीक है,
तो बच्चों कारक के बाद अभी हम पढ़ेंगे कि फसल चक्र से भूमि को उर्वरक कैसे बनाएं। ठीक है, या भूमि की जो उर्वरता होती है फसल चक्र से वो किस प्रकार बढ़ती है। तो फसल चक्र में विभिन्न फसलों को आवश्यकता के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए। इसमें फसलों के चयन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फसलों का चयन मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए उसमें फसलों का चयन करते समय। ठीक है, वर्ष में कम से कम एक फसल दलहनी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ष में कम से कम एक फसल हमें दलहनी अवश्य होनी चाहिए। मतलब दलहनी फसलें जिसमें कि दालें वगैरह सब आती हैं। इससे क्या होता है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और अधिक गुणवत्ता वाला उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब उसके बाद जैसे कि हम दलहनी फसल बोएंगे तो मृदा के अंदर जो उर्वरता शक्ति है मृदा की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम जो भी फसलें मिट्टी में बोएंगे तो उनके गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, अधिक गुणवत्ता वाला उत्पादन होगा। फसल चक्र की सहायता से मृदा के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों को बढ़ाया जा सकता है। फसल चक्र के अनुसार कृषि करके किसी भूखंड के औसत मृदा क्षरण पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और फसल चक्र विधि का उपयोग कीटों की अधिक जनसंख्या को कम करने तथा कीटों के जीवन चक्र को खत्म करने में भी किया जाता है। फसल चक्र विधि से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। कार्बनिक पदार्थ यानी कि जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप मृदा की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इस विधि के द्वारा मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। अच्छी जुताई करने से फसल चक्र के द्वारा मृदा क्षरण और अवसादों के ह्रास पर नियंत्रण रखना संभव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा फसल चक्र से किस प्रकार भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और फसल चक्र के भी कुछ नियम होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो नियम अभी हम पढ़ेंगे, क्या क्या नियम होते हैं। तो फसल चक्र के नियम। ठीक है, फसल चक्र के भी कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाया रखा जा सकता है। जैसे कि दलहनी फसलों के बाद खाद्यान्न फसलें बोई जाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोबियम ये जैव उर्वरक होते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें चना, मक्का, अरहर, गेहूँ, मेथी, कपास, मूंग, गेहूँ, लोबिया, ज्वार आदि की फसलें हैं। ठीक है, इस हेतु रबी, खरीफ या जायद में से किसी भी ऋतु में एक दलहनी फसल अवश्य लेनी चाहिए। दलहनी और अदलहनी फसलों की पोषक तत्वों की मांग भी अलग अलग होती है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की कम तथा फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मांग फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, दलहनी फसलों में तो नाइट्रोजन की कम और फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है
और जबकि अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मांग फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है। अगर दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें उगाई जाएं तो पोषक तत्व की मांग की पूर्ति हो सकती है। ठीक है। अनुसंधानों से ये भी पता चला है कि मूंगफली उगाने से 40 किलोग्राम और मूंग की खेती से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का लाभ हुआ है। ठीक है। ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है, यह नाइट्रोजन है बच्चों। ठीक है। गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। इसके विपरीत इस संयम से फसलों को उगाने से भूमि के विभिन्न परतों से पोषक तत्वों, पानी एवं लवणों का समुचित उपयोग हो जाता है। ठीक है। जैसे कि कपास, मेथी, अरहर, गेहूँ, चना, धान आदि। ठीक है। दूसरा नियम ये होता है फसल चक्र का, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल लगाना। ठीक है। बच्चों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। मंडे की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतने ही नोट्स बनाएंगे। ठीक है। ये हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, सभी नोट्स बना करके आप सेंड कीजिएगा मुझे। ठीक है। आई होप सो कि आप सभी को ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।